नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति में कई तरीके के नेता हुए हैं, लेकिन जालसाज, फरेबी और धूर्तता से भरा हुआ एक ही नेता हुआ है भारत की राजनीति में, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी कोई ऐसा नेता पैदा होने वाला है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता जो जालसाज और फरेबी हैं। उनकी फरेबीपन इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो अब धमकाने भी लग गए हैं। मैं नहीं मानता कि भारत की राजनीति में आज तक कोई ऐसा नेता हुआ जिसने इस तरीके से हदें पार की हों। कांग्रेस पार्टी जो इस देश के ऊपर 50 साल से ज़्यादा राज करती रही, उसने भी आज तक इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की जो ये जालसाज हमेशा से करने की कोशिश कर रहा है। शराब घोटाले में नामजद अपराधी है ये, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति जो है अपने आप को पाक साफ बताता है। अरविंद केजरीवाल ने एक व्यक्ति को शामिल किया अपनी पार्टी के अंदर जिसका नाम है ओझा। ओझा सर बोलते हैं उसे, जो शिक्षा में के नाम पर बहुत बड़ी क्रांति के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर जाना जाता है। अब ये कैसी क्रांति ला रहा है, कौन सी शेरनी का दूध पी रहा है, कौन सी शेरनी के दूध से ये दहाड़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो कहता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन दहाड़ने के बजाय वो मिमिया रहा है, वो भीख मांग रहा है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से। एक इंटरव्यू वायरल हुआ ओझा सर का, जिसमें ओझा सर के इंटरव्यू बीबीसी ले रहा है, लेकिन पीछे से आम आदमी पार्टी के गुंडे बोल रहे हैं कि तुमसे जो बोला जाए वही सवाल पूछो, दूसरा सवाल पूछने की कोशिश मत करो। उसके बाद ओझा सर जो है वहां से जवाब देते हैं, जो पार्टी कहेगी वही मैं बोलूंगा, जो पार्टी की लाइन है वही मैं बात करूंगा। शिक्षा की क्रांति में क्रांति लाने वाला मिमिया मिमिया कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सामने सर झुका रहा है। यह है अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने किस तरीके से अपने रूप को बदला है। हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की कि पश्चिम बंगाल के अंदर मौसम करवट ले रहा है। ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व को नकार चुकी हैं। वो नकार चुकी हैं कि राहुल गांधी इस देश के नेता विपक्ष बनने लायक हैं या नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने किस तरीके से महिला सुरक्षा के मामले में आगे आकर बात करना शुरू की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी महिला जो चुनावों में धांधली और चुनावों में गलत काम के लिए जानी जाती हो, हिंसा के लिए जानी गई, उस महिला ने अपने शब्दों में बदलाव किया है। जोयानगर के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उसे किडनैप किया जाता है, रेप किया जाता है एक छोटा पजामा द्वारा, और उसको सज़ा जो है वो 2 महीने के अंदर ही मिल जाती है। पॉस्को एक्ट के अंदर सुनवाई की जाती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उस आरोपी को 2 महीने के अंदर मौत की सज़ा सुना देता है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसे ट्वीट कर कर बताती हैं कि किस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार करने वाले को 2 महीने के अंदर सज़ा सुना दी गई। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं उनका, जो इस प्रोसिक्यूशन में इन्वॉल्व रहे। पुलिस को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जांच की, और साथ ही साथ हम वचनबद्ध हैं कि नारी सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ये है ममता बनर्जी का कहना। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से मौसम करवट लेता है। जो महिला छोटे पजामा वोट के चक्कर में पागलों की तरह झूमती हो, वो आज जो है एक छोटे पजामे को जब सूली पे लटकाने की तैयारी की जा रही है, तो उसके लिए आंसू नहीं बहा रही है। इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाती है। अरविंद केजरीवाल, आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि वीबीसी एक ऐसा चैनल जिसे सर के ऊपर टांग कर लोग चलते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़ा चैनल है और फलाना है और ढमकाना है, छाती पे लाद के चलने वाले बीबीसी को लोग आज इस इंटरव्यू को देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि बीबीसी की औकात क्या रख कर छोड़ दी है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक इंटरव्यू प्लान करवाया जाता है जिसमें ओझा का इंटरव्यू होता है, और ओझा के इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के गुंडे बीबीसी के पत्रकार को धमकाते हैं और पूछते हैं और बताते हैं कि तुमने उनसे ऐसे सवाल क्यों पूछे, उठ पटांग सवाल पूछने के लिए हमने तुम्हें मना किया था, और बीच में ही इंटरव्यू को रोक दिया जाता है। ओझा भी वहां से ये कहता है कि मैं वही बोलूँगा जो पार्टी की लाइन है, उसके बाहर जाकर मैं नहीं बोलूँगा। खैर, ओझा की तो बात ही साइड पर रख देते हैं, शांति
ये जो शिक्षा का क्रांतिकारी है, इसकी बात करना फिलहाल बेकार है। लेकिन मैं नहीं मानता भारत के अंदर इस तरीके से किसी नेता ने इंटरव्यू को इंटरप्ट करने की कोशिश की हो। किसी का इंटरव्यू हो रहा है और पीछे से इस तरीके से बातें की जा रही हैं कि इस इंटरव्यू को रोक दिया जाए। मैं नहीं मानता भारत की राजनीति में आज तक ऐसा भी हुआ हो कि जब किसी नेता का इंटरव्यू हो रहा हो तो उसके पीछे से उस पार्टी के गुंडे उस इंटरव्यू को रोकने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने भी आज तक इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी का एक बार इंटरव्यू जब अर्नब गोस्वामी ले रहे थे तो अर्नब गोस्वामी ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की थी राहुल गांधी की कि उन्होंने अपना इंटरव्यू बेबाकी तौर पर दिया। साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और दूसरे नेता भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने इंटरव्यू को इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उस समय कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे थे कि राहुल गांधी को सर्दी में भी पसीना आ रहा था, लेकिन किसी ने इंटरव्यू को इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं की गई। अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, जो बेबाक पत्रकारों में से जाना जाता है, जिसने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर तक का इंटरव्यू पाकिस्तान की ही एम्बेसी में भारत के अंदर लिया हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस इंटरव्यू को सभी लोग जानते हैं। 2007 की बात है, जब उस इंटरव्यू को आईएसआई के एजेंट से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी रुके नहीं थे। लेकिन भारत के अंदर बैठा एक जालसाज इंटरव्यू को रोकने की कोशिश तक करने लग गया है। अरविंद केजरीवाल का एक पहले भी इंटरव्यू ऐसे ही वायरल हुआ, जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी इंटरव्यू ले रहा है और इंटरव्यू के दौरान किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मैनिपुलेशन कर रहा है कि मैं उस बात को करूंगा, उस बात को नहीं करूंगा। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये जालसाज, अगर इस तरीके के लोग अगर भारत की राजनीति में आ जाते हैं तो वो किस तरीके का धमाल मचा सकते हैं। शिक्षा की क्रांति की बात करने वाला, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करने वाला, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले ये जालसाज जो हैं, अगर सत्ता का भोग ले लेंगे तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये सत्ता के साथ साथ इस देश को तहस नहस कर देंगे। ये अपने इन्हीं कारनामों से बताते हैं कि हम किस तरीके के नाग हैं, हमें बस मौका मिलना चाहिए, हम डसना शुरू कर देंगे। ये एक तरीके से भारत विरोधी ताकतों के एजेंट हैं। मोदी को सुबह शाम गाली देने वाले ये लोग ये भूल जाते हैं कि मोदी ने इस तरीके से कोई इंटरव्यू उठाकर भागे नहीं है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक पार्टी के नेता का इंटरव्यू, पीछे से गुंडे आकर कह रहे हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की। क्या किसी और पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसके पीछे से उसके कार्यकर्ता जो हैं ये बोलना शुरू कर दें कि तुमने कैसे हिम्मत की? ये अपने आप में समझ के परे है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी में कुछ भी हो सकता है। अब दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता इसे कैसे सहन कर रही है, ये समझ के बाहर है। वो तो दिल्ली की जनता ही जानती होगी। दिल्ली के अंदर जो हालात इस वक्त हैं, क्या केजरीवाल बता सकते हैं कि कौन सा घास छील रहा है आज केजरीवाल वहां पे? 10 साल से इस केजरीवाल की सरकार है, यानी 10 साल ये मुख्यमंत्री रहा है लगभग, और 10 साल के इसके कार्यकाल के अंदर ये खुद भी जेल गया। आज भी नामजद अपराधी है ये शराब घोटाले के अंदर, जिसमें ओझा सर भी कहता है कि शराब घोटाला किया है तो सजा तो मिलेगी। इसका उप मुख्यमंत्री वो भी जेल की हवा खा चुका है, वो भी नामजद है शराब घोटाले के अंदर। सत्येंद्र जैन इसी का मंत्री, वो भी जेल की हवा खा चुका है मनी लॉन्ड्रिंग केस में और अभी भी नामजद है। इसके लगभग आधा दर्जन मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं और आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक इसकी जेल की हवा खा चुके हैं। ये है इसकी 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड। पंजाब के अंदर इसके कई विधायक जेल गए, एक मंत्री रिश्वत घोटाले के अंदर जेल गया। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा है अरविंद केजरीवाल का शासन। मैं नहीं मानता कि आज तक किसी भी पार्टी का इस तरीके से बुरा हाल हुआ हो जो इस व्यक्ति का हुआ है। फिर कहने के लिए क्या है, भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है, भाजपा ही कर रही है सब कुछ। 67 सीट भी भाजपा ही दिला रही है इस जालसाज व्यक्ति को। 67 सीट, कभी 65 सीट, वहाँ मशीन खराब नहीं की जाती भाजपा से। बेवकूफ़ है भाजपा। खैर, इन सभी बातों से अलग, लेकिन पश्चिम बंगाल का माहौल बदल गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो संदेश खाली के अंदर हुआ वो सभी लोग ने देखा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो सभी ने देखा, लेकिन ममता बनर्जी मौन रही। वो मौन रही, नकारती रही उस चीज़ को कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन ममता बनर्जी ने जो लोगों का विरोध देखा है, उस विरोध के बाद अब उनकी आंखें खुल गई हैं। उन्हें अब अंदाज़ा हो गया है कि राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता जो हैं, हमारे लिए श्राप बनकर सामने आ रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम कुछ नहीं करने वाले, हम विपक्ष का नेता उन्हें नहीं मानते हैं। तो राहुल गांधी को तो नकार चुकी है ममता बनर्जी, लेकिन अब अपने प्रदेश के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। आखिरकार उन्हें यह एहसास हुआ है कि केंद्र के साथ बार बार भिड़ने के बावजूद भी हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। जयनगर इलाके के अंदर पिछले 2 महीने के कार्यकाल के दौरान 2 महीने पहले लगभग एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया। पहले उसे किडनैप किया गया, फिर रेप किया गया। लेकिन उसके गुनहगार एक छोटे पजामे वाले को 2 महीने के अंदर जो है वो सज़ा सुना दी गई है, पॉस्को एक्ट के अंदर, एक फास्ट ट्रायल कोर्ट के अंदर। और उसी को ट्वीट करके ममता बनर्जी ने यह बताया कि हमारे प्रदेश के अंदर ये अभूतपूर्व हुआ है, किसी बच्ची के साथ अत्याचार करने वाले को 2 महीने के अंदर सज़ा दी गई है। और मैं प्रशंसा करती हूँ पुलिस विभाग की, प्रोसिक्यूशन करने वाले ऑफिसर्स की, जिन्होंने इस तरीके से अद्भुत कार्य किया है और 2 महीने के अंदर सज़ा हुई है। और वो पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत महिलाओं को पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं हो सकती। ये है बदले हुए माहौल का असर। ममता बनर्जी को भी समझ आ रहा है कि भले ही वो चाहे जितने भी चुनाव जीत लें, लेकिन अगर वक्त बदलता है तो चुनाव हारने में भी वक्त नहीं लगता। इसलिए वो चुनावों में भले ही अपने आप को, देखिए कोई भी नेता होता है, कोई भी नेता है, उसकी एक ही मंशा होती है कि वो चुनाव जीते, कैसे भी जीते, कोई ना कोई तिकड़म लड़ा के जीते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मौत के घाट उतार कर जीता जाए, लेकिन जीतने के लिए नेता पुरजोर लगाता है। और अपने अंदर अगर ममता बनर्जी बदलाव करती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। वो अपने प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए अगर कोई भी कार्य करती हैं तो उससे उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। और अगर वो सत्ता अच्छे से चलाती हैं तो उसके लिए अगर वो दोबारा वापस आएँ तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। भाजपा वहाँ आए ना आए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो भी नेता हो, कम से कम वो देश हित में देश के साथ खड़ा हो, प्रदेश हित में प्रदेश के साथ खड़ा हो और जनता के हित के साथ खड़ा हो। वो किसी समुदाय विशेष के हित के साथ ही ना खड़ा हो केवल। उनके हितों के साथ तो आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हित देश के अहित के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। बस इतनी सी बात ममता बनर्जी जो है वो समझ चुकी है। और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी से किनारा जो किया है, उसके लाभ उन्हें बहुत जल्द दिखेंगे। अगर वो बदलाव नहीं करती हैं अपने आप के अंदर तो 2027 में वो और कमज़ोर हो जाएंगी। मैं नहीं मानता कि वो चुनाव हार जाएंगी या चुनाव जीत जाएंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने आप को कमज़ोर होता देख अगर कोई नेता अपने आप में तब्दीली करता है तो वो काबिल तारीफ़ होता है और लोग भी उसे सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन अगर कोई तब्दीली नहीं हो रही है, जो कांग्रेस पार्टी में दिखती है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी रिपोर्ट आ जाए, राहुल गांधी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। 2014 में हारने के बाद कई रिपोर्ट्स मंगाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। A.K. एंटनी की रिपोर्ट लाई गई, जिन्होंने बताया कि हमारी पार्टी एक मुल्ला पार्टी बन चुकी है, लेकिन कोई असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस पार्टी उसी ट्रैक पर चल रही है जिस ट्रैक पर पहले चल रही थी। तो मैं नहीं मानता कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कोई बदलाव हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी एक कौशल का एग्जाम्पल हमें दे रही है। वो एक कुशल नेता होने का प्रमाण दे रही हैं कि किस तरीके से बदलाव करने से, अपने अंदर बदलाव करने से देश की राजनीति को दोबारा से लाया जा सकता है, खराब राजनीति को दोबारा से सही किया जा सकता है। और ये अपने आप में अद्भुत है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।